अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे ऑक्सीडेशन स्टेज पे कुछ क्वेश्चन हमने दिया था वो उस क्वेश्चन में से बेटा ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद बेटा फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। देन फिर हम लोग मूव करेंगे बेटा क्या कहते हैं आपका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कलर्ड कंपाउंड वगैरह। तो बेटा देखो इन दोनों में कौन सा आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है भाई? तो सबसे पहले सर जी इसका कॉन्फ़िगरेशन जरा कर लीजिए आप। तो AR 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है बताओ यहाँ पर आप लोग? 4s1 और 3d5 होता है। तो लेकिन सर जी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इससे निकाल देंगे तो 4s 0 हो गया और यहाँ क्या बचे बेटा 3d4। तो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आया और इसकी अगर बात करी जाए बेटा तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर 3d3 आएगा, यहाँ 4s 0 तो हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ से देखो s से 2 और 2 मतलब एक S से और 2 D से निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा सही 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, ये 3d4। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के चक्कर में बेटा क्या होता है, ये अपनी ऑर्बिटल को ये बेटा क्या करता है आपका स्प्लिट कर देता है। जैसे ये ऑर्बिटल बेटा स्प्लिट होगा तो 2 सेट ऑर्बिटल का बेटा ऊपर यानी Eg का 2 सेट ऊपर और T2g का 3 सेट नीचे, तो 3d4 बेटा 1 2 3 4। देखो ये क्या होगा बेटा यहाँ पर आपका ये पार्शियल फील्ड है, क्या बेटा ये पार्शियल फील्ड है, ये ध्यान रखना ठीक है। और इसकी अगर बात कर ली जाए सर जी यहाँ पर 3d3 की अगर बात करेंगे बेटा हम लोग तो 2 सेट ऊपर और 3 सेट नीचे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ T2g यहाँ Eg, तो बेटा T2g का देखो यहाँ पर क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया, ये हो गया हाफ फील्ड हो गया। हाँ तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे बेटा ये क्या कहते हैं, ये क्या है आपका मोर स्टेबल है। ये क्या बेटा आपका मोर स्टेबल है, ये है बेटा आपका लेस स्टेबल है। दैट फॉर रीजन Cr3 यानी क्रोमियम 3+ बेटा ज्यादा स्टेबल आयन होता है, ठीक है, नोट कर लो इस बात को। और दूसरा कारण बेटा देखो यहाँ पर दूसरी चीजें क्या है आपकी Cu+ और Cu2+ में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर बात कही जाए बेटा Cu+, सर Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन तो सर 3d10 होता है, यहाँ पर Ar 3d10 होता है और सर Cu2+ का बेटा क्या कहते हैं आपका यहाँ होता है Ar 3d9 हो जाएगा। सर देखने में तो ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल लग रहा, ये फुल्ली फील्ड है, ये थोड़ा सा पार्शियल फील्ड हो गया। लेकिन बेटा क्या होता है यहाँ पे ये Cu2+ में ये जो कम इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो एनर्जी आई कम इलेक्ट्रॉन वजह से एनर्जी ज्यादा आई। देखो फुल्ली फील्ड है तो इसके पास एनर्जी क्या है कम है। फुल्ली फील्ड होता है कोई इंसान तो एनर्जी कम होती है उसके पास, और जिसके पास एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए फुल्ली फील्ड है, एनर्जी कम है इसके पास में, फुल्ली फील्ड है लेकिन इसके पास भी एनर्जी कम बेटा एनर्जी तो कायदे की होती है, लेकिन जैसे बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन में जाके Cu2+ आयन बनाता है तो इसके पास जितनी एनर्जी आती है वो सारी एनर्जी बेटा वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने में यूज कर डालता है वो, यानी ये जितनी भी एनर्जी इसके पास आ रही बेटा वो सारी एनर्जी यूज कर ले रहा है हाइड्रेशन एनर्जी में, यानी कि जल योजन एनर्जी में। तो जल या फिर विलायक योजन एनर्जी भी बोलते हैं, विलायक योजन ऊर्जा भी बोलते हैं बेटा इसको। तो उस ऊर्जा में हम ये पूरी एनर्जी अपनी खर्च कर डालता है और खर्च करने की वजह से बेटा क्या होता है इसकी एनर्जी और कम हो जाती है इसके कंपेरिजन में, और जिसकी एनर्जी जितना कम उतना स्टेबल हो जाता है वो इंसान। खुद ही बात करो भैया, ज्यादा एनर्जी ज्यादा खाए पियो इधर उधर ज्यादा कूदोगे और थोड़ा कम एनर्जी एक कोने में बैठे रहो आराम से, स्टेबल हो सुस्त हो आराम से अस्थाई बने पड़े हो, है कि नहीं, वही बात है। तो ये इससे भी कम इसकी एनर्जी हो जाती है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन में गया अपनी जितनी एनर्जी है वो क्या किसमें यूज कर रहा है बेटा, वो हाइड्रेशन एनर्जी में यूज कर रहा है। किसमें यूज कर रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी में, यानी जल योजन ऊर्जा या फिर कहते हैं बेटा विलायक योजन ऊर्जा में यूज कर ले रहा है वो। तो इसलिए ये क्या होगा यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल क्यों है बेटा, यहाँ पर लिख देना क्या यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी विच इज
यूज टू डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। लिख लो बेटा, यहां पे हाइड्रोजन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, घुलने की एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा अस्थायी हो जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बेटा क्या आप, जल योजन ऊर्जा, या फिर कहते हैं इसको विलायक योजन ऊर्जा कहते हैं, चाहे ये ऊर्जा के कारण CO2 प्लस अधिक अस्थाई होता है। लिख डालो बेटा, नोट कर डालो दोनों। लिसन, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए है, Cr2 प्लस यानी क्रोमियम 2 प्लस और Fe2 प्लस आयरन 2 प्लस स्टेज में कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन प्रबल अपचायक होने वाला है। पहले बेटा आप जान लो अपचायक और ऑक्सीकारक कौन होता है। अपचायक कौन है बेटा, अपचायक या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को अपचयित करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। इसका मतलब सर क्या होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी खुद इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा। कौन, पहला चीज। दूसरा चीज बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक की बात अगर करी जाए तो कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होता है, यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन ले करके खुद रिड्यूस हो रहा है। ये ध्यान रखना, याद करो बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या होता था, याद करो बेटा आप लोग, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन, अपचयन। ये ध्यान रखना। तो यहां क्या दिखाना है, क्या चीज इसका करना है हमको, जिससे रिड्यूसिंग एजेंट का पता चल जाए, ऑक्सीडेशन इसका करना है हमको। ऑक्सीडेशन करके चेक करना है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ये जा रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले बेटा एक काम करो, क्रोमियम 2 प्लस और Fe2 प्लस दोनों में से बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकालो। तो यहां क्या होने वाला बताओ आप लोग, Cr3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं हुआ, बोलो। ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा नहीं करेगा, तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा नहीं करेगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी आ रही नहीं आ रही, 2 था यहाँ 3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना। यहां देखो बेटा, यहां Fe से Fe3 प्लस लेके चले जाओ आप, इसका इन दोनों का क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये जिससे भी रिएक्शन करेंगे उसको क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, उनका अपचयन कराएंगे। ये खुद का इनका ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे को अपचयन करेंगे, ये इसीलिए ये अपचायक होते हैं बेटा। ये अब सुनो ध्यान से, सर Cr2 प्लस है, इसका स्टेज कैसा है देखो जरा, तो Ar3D4, यहां क्या पहुंच गया, Ar3D3। इसको देखो बेटा, तो Ar क्या होगा, ये 3D5 कैसे होगा, 3D6 होगा। एक और यहां ले लो, Ar3D5। अब बताओ, वहां 3D3 यहां 3D5, D के सारे ऑर्बिटल बेटा क्या है आपको बताओ, यहां पर हाफ फील्ड है, 1 2 3 4 5। इस स्थिति को इसने अटेंड कर लिया, मोर स्टेबिलिटी को अटेंड कर लिया, हाफ फील्ड हो गया ये। और ये भी है, लेकिन T2G वाला सेट, इसका एक ही सेट आपका हाफ फील्ड है, इसलिए ये लेस कम स्टेबल होगा इस स्थिति में आकर के। इसके कम है तो ये इससे ये ज्यादा है, लेकिन अगर इन दोनों कंपेयर किया जाएगा तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो ध्यान से, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां मान लो पार्शियल फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड क्या है, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल। तो ये इस स्थिति में आना चाहेगा, तो जब ये तुरंत इस स्थिति में आने के लिए तैयार है कि मुझे इस स्थिति में लेकर के आओ, तो जितनी जल्दी इसका ऑक्सीडेशन होगा
उतनी जल्दी किसी को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, अपचयन कराएगा उसका। जितनी जल्दी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है उतनी जल्दी क्या करेगा ये, भाई खुद समझो कि जितनी जल्दी आप क्या कहते हैं, कहीं मान लो उब रहे हो आप, कहीं इधर उधर जगह पे कहीं चले गए हो, और जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाए, बस स्टेबल हो जाए बस, तो वो समझ लो ये घर की स्थिति में आ रहा है। ये 3D5 मोर स्टेबल हाफ फील्ड, इस स्थिति में आना जल्दी चाहेगा ये, इस स्थिति के अगर ध्यान रखना बेटा, ठीक है ध्यान। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। यही कारण बेटा कि Fe2+ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, Fe2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये प्रबल अपचायक होता है, नोट करो। समझ में बात, यही कारण है बेटा, देखो सब चीज का जवाब कॉन्फ़िगरेशन है। देखो बेटा यहाँ पे हम पढ़ने वाले यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कि हम इसका देखेंगे। देखो बेटा M2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के M सॉलिड स्टेट में जाने में कितना इलेक्ट्रोड खर्च हुआ, कितना इलेक्ट्रोड विभव, कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना हुई, कितने आया, ये बेटा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इससे यहां तक आने में किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे, सुनो बेटा यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, इट SRP is the sum of 3 things। मानक अपचयन विभव 3 चीजों का योगफल होता है। क्या क्या होता है भैया, सुनो ध्यान से। नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या फिर सब्लिमेशन। बेटा पहले हम एटम में लेकर के आएंगे या सब्लिमेशन करेंगे। कोई सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से पहले कहां लाएंगे बेटा, हम गैसियस स्टेट में लेकर के आएंगे उसको, ये ध्यान रखना। पहली एंथैल्पी ये होगी, जब गैसियस स्टेट में आ जाएगा फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो आयनाइजेशन एनर्जी होगा। सेकेंड थिंग इज आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। इसको डिनोट करेंगे बेटा हम लोग डेल्टा HA, इसको करेंगे डेल्टा HI। याद करो सब, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ये सब 11th क्लास में, नहीं पढ़े हो तो फिर तो देखो लास्ट बेटा आपको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इसको कहते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन, HYD। तो सुनो बेटा यहाँ पे इसको कहते हैं विलायक योजन ऊर्जा, इसको कहते हैं बेटा आयनन ऊर्जा, और इसको कहते हैं बेटा हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या फिर कड़न एंथैल्पी। नोट लो फटाफट बेटा, ये 3 चीजों का सम होता है SRP। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, SRP इन 3 चीजों का सम होता है। इन 3 चीजों को बेटा हम लोग जोड़ते हैं, तब आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जाकर के मिलता है। अब सुन लो ध्यान से, सर यहाँ पे हर एक मेटल का डी ब्लॉक के जब आयनिक एनर्जी ही नहीं फिक्स है, इससे बेटा वेरिएशन करता है ये तो भैया, और एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी ही नहीं फिक्स है बेटा, तो हाइड्रोजन एनर्जी मतलब ये सब कुछ बेटा वेरी कर रहा है। तो इन सबके वेरी करने से क्या होगा, फिर ये कहाँ रेगुलर ट्रेंड रखने वाला है। तो इसलिए बेटा यहां पे हम कहेंगे सो these above have no proper या no regular trend so SRP have also no
रेगुलर ट्रेंड। लिख लो बेटा यहाँ फटाक से ये पॉइंट आप। उपरोक्त सभी चीजों का कोई नियमित ट्रेंड नहीं है, अतः रिडक्शन पोटेंशियल यानी बेटा मानक अपचयन विभव का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। हाँ, हम एक ओवरव्यू देखेंगे, हम एक ग्राफ से देखेंगे कौन कितना जाता है, कितना एबव होता है, वो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक बेटा ना, इसको फर्स्ट नोट करो आप पहले। ये बेटा देखो ध्यान से, आप पहले समझ लो आप इसको। ये आपका जा रहा क्या, SRP है, -1 -0.5 फिर 0, यहाँ नीचे माइनस है, माइनस से यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ प्लस 0.5 प्लस, फिर 1 प्लस, इस तरीके चल रहा है। तो बेटा जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरीके बेटा माइनस वाले ही 1 से लेकर के 0 के करीब तक पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, क्रोमियम के बाद फर्स्ट बेटा Mn का नीचे आ जाएगा, मैग्नीज का नीचे आ जाता है SRP। उसके बाद सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ पे यहाँ क्या हो रही लाइन समझो, यहाँ पर यहां से ऐसे लाइन जा रही थी FP ऐसे जाता है, लेकिन FP के बाद बेटा देखो एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया गया था कि ग्राफ ऐसा चलेगा या ऐसा चलेगा, CO यहां जाएगा एंड निकिल यहां जाएगा, लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो FP से ज्यादा CO आ गया, CO से ज्यादा निकिल आ गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू ये है, FP से ये इस तरीके से थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ, लेकिन ऑब्जर्व किया गया तो कुछ ज्यादा ही आ गया। तो ये उसके बाद बेटा डायरेक्ट देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉपर का भैया सबका तो सबका क्या है, सबका माइनस चल रहा है, लेकिन कॉपर का एक अकेला है, किस क्या हो गया भैया, ये प्लस में चला गया। कॉपर का SRP प्लस में चला गया, ये ध्यान रखना। कॉपर 2+ क्या हो गया, प्लस में चला गया। निकिल कभी प्लस में नहीं रहता है, ये ध्यान रखना, माइनस में ही चलता है। 0 बॉर्डर लाइन है, ये नीचे ही है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। और जिंक का सबसे कम हो गया, देखो ध्यान इस तरीके से। तो कॉपर का प्लस क्यों गया, उसका रीजन हम जानेंगे, पहले इसको देखो बेटा। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पॉजिटिव शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम हीट ऑफ एंथैल्पी या वो पहले हम बेटा हीट ऑफ सब्लिमेशन या फिर एटमाइजेशन देंगे, यानी कड़ा एंथैल्पी या ऊर्ध्वाधन ऊर्जा देंगे हम, तब ये सॉलिड फॉर्म में कहाँ आएगा, गैस फॉर्म में आएगा। किसी के गैस फॉर्म में लाने के बाद ही तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं हम। तो अब देखो दूसरी टर्म क्या होगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इसको देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकें, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए आयनाइजेशन एनर्जी दे करके। तीसरा स्टेप क्या हुआ, इसको मुझे जल में घोलना भी है, एक्वस सिस्टम मुझे इसे घोलना भी है। तो जैसे बेटा एक्वस सिस्टम में इसको घोलेंगे तो हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन एनर्जी बहुत सारी एनर्जी निकाल देता है घोलने के लिए। तो एनर्जी जब निकालता है, कोई रिलीज एनर्जी करता है, तो क्या होता है, वो माइनस में हो जाती है एनर्जी, ये ध्यान रखना। तो अब बेटा देखो, जब तीनों का सम आप करेंगे, किसका किसका बेटा, यहाँ पर डेल्टा AH एंथैल्पी एटमाइजेशन या सब्लिमेशन बेटा, उसके बाद बेटा डेल्टा IH, फिर लास्ट में माइनस में डेल्टा हाइड्रोजन एनर्जी H। ये तीनों एनर्जी का बेटा जैसे हम सम करेंगे तो जो वैल्यू आने वाली बेटा ना, वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। रीजन, क्योंकि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे उतनी मात्रा में हाइड्रोजन एनर्जी, विलायक वियोजन ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है जितने में इन दोनों मान के सम के से अधिक हो जाए, इन दोनों मान के योग से अधिक हो जाए, उतनी ऊर्जा यहाँ उत्पन्न नहीं होती है। जब तक मान लो बेटा ये ऊर्जा 20 जूल है, ये ऊर्जा 30 जूल है, 20-30 कितना हो गया, 50 जूल, और ये जो हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पन्न हुई वो मात्र 40 जूल ही उत्पन्न हुई, तो कम हुआ ना, कम हुआ। अब 50 में 40 घटेगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हाइड्रोजन हो जाती 60 जूल तो क्या हो जाता, माइनस में आ जाता। सबके केस में बेटा हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके केस में हाइड्रोजन एनर्जी कम हो रही है, इन दोनों ऊर्जाओं के सम के योग के बराबर में की तुलना में, ध्यान रखना, इसलिए ऐसा हो रहा है। पॉजिटिव वैल्यू ये आ जाएगी SRP की, जो SRP आ रहा है। तो लास्ट में क्या लिखोगे बेटा आप लोग, कि हाइड्रोजन एनर्जी is less than sum of other two energy कौन कौन सी बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी के सम के से
क्या है, कम है, इसीलिए तो सम करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या लिखोगे यहाँ पे, अदर टू एनर्जी डेल्टा AH एंड IH। लिखो बेटा यहाँ पे कारण लिख लो यहाँ पर, ये देखो पहले आप ऐसे नोट कर लो, फिर ये यहां लिखो, यहां लिखो, क्योंकि कॉपर 2+ की विलायक योजन ऊर्जा, क्योंकि कॉपर 2+ की विलायक योजन ऊर्जा कड़न एंथैल्पी तथा आयनन एंथैल्पी के योग से कम होता है, इसलिए ये क्या देगा, धनात्मक मान देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कारण है बेटा, नोट कर लो इसको। देखो ध्यान से, संक्रमण तत्वों का रंगीन यौगिक कैसे बनता है, बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बाय, सबसे पहला रीजन लिखो बेटा, क्योंकि ड्यू टू DD, सुन लो, DD ट्रांजिशन, पहला रीजन क्या है, DD कक्षकों का संक्रमण होता है यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉनों का DD ट्रांजिशन होता है यहाँ पर, ठीक है, DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा यहाँ पर, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनपेयर्ड नहीं बल्कि हम ये कहेंगे बेटा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को सब कुछ फ्री होना चाहिए, किस स्थिति में वो मैं बता रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन लिखो बस। अब सुनो यहाँ पर सबसे पहली चीज ध्यान रखो बेटा, D0 एंड D9 तक, कहां से कहां तक बेटा, नहीं D0 एंड D10 तो एक्सेप्शन क्या है बेटा आपका, D0 एंड D9 हैव नो कलर या कैन नॉट शो कलर, ये ध्यान रखना। जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 होगा, D10 होगा, D0 मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ट्रांजिशन कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा कैसे। दूसरा D10 मतलब फुल्ली फील्ड है, और फुल्ली फील्ड है, कसम कस भरे पड़े हैं, कहाँ भेजेंगे, किसको भेजेंगे, कहीं मतलब ही नहीं इनको भेजने का, इधर उधर ट्रांजिशन होगा ही नहीं। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण मतलब होता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में कूदना, डी के ही एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना इलेक्ट्रॉन का, यही क्या है, ट्रांजिशन है, संक्रमण है, यही इसी को संक्रमण कहते हैं बेटा, ठीक है। जैसे तू घर से आए यहाँ है, तो तुम्हारा क्या हुआ, वहां से यहाँ ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, संक्रमण हो गया तुम्हारा, ये चीज होता है। तो कैन नॉट शो कलर, ये ध्यान रखना। तो सर जी कहां से कहां शो होगा, तो ओनली D1 एंड D9 वाले, कौन कौन से, D1 एंड D9 के बीच में, बिटवीन बाई फ्रॉम D1 टू D9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, शो कलर। हम यहाँ ओनली इसलिए लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर अभी ओनली लिखना गलत होगा, क्योंकि कुछ अभी रीजन हम और एक रीजन बताएंगे जिसमें D0 D10 होते हुए भी, D0 या D10 होते हुए भी बेटा क्या होगा, यहाँ पर कलर शो करेगा, वो भी रीजन हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल DD ट्रांजिशन की अगर बात करेंगे हम, उसके वजह से इसलिए हम कह रहे हैं D1 और D9 को ही कलर आपके शो करेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो एग्जाम्पल समझो पहले, आप ध्यान दो यहाँ पर, जैसे सर जी क्या कहते हैं, बात कर ली जाए Sc3+ की, जैसे बात कर ली जाए Cr2+ की, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो Sc2+ की बात करो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन जरा करो इसका, तो क्या होगा बताओ, ये 21 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, 4s2 और D क्या होगा, 4s0 और 3d0। सर जी S से कोई मतलब नहीं हमको, D से मतलब है, और D में क्या है, 0 है, D के में क्या है, 0 है, तो 0 कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस, कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं, कलरलेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, रंगहीन। हाँ सफेद कह सकते हो आप, सफेद भी तुम्हारा कलर होता है, लेकिन सफेद से बेटा देखो कई सारे कलर बनते हैं, तो सफेद काला कोई कलर मत कहना आप लोग, ठीक है, काला और सफेद कह दो तो मतलब, सुनो मेन चीज क्या कहानी भैया, कलरलेस मतलब क्या हो गया,
कहीं कहीं व्हाइट अगर दिख रहा तो वह रंगहीन नहीं ऑप्शन में है, तो व्हाइट मतलब सफेद लगा देना आंसर आप, अगर नहीं है तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद बेटा देखो यहाँ से Cr2+ की अगर बात करी जाए सर इसका कन्फिगरेशन क्या होगा बताओ? 3d4 सर 3d4 में तो क्या है बताओ? 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 5 4 है ना बेटा। देखो आराम से पार्शियल फील्ड है, इधर कूदे चाहे किधर भी कूदे कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये क्या होगा? ये कलर्ड होगा, ये कलर्ड होगा, रंगीन होगा बेटा। ये ध्यान रखना, ये रंगीन बनाएगा। ओके, ये ध्यान रखना बेटा। अच्छा अब हम बात कर ले बेटा क्या कहते हैं यहां पर आपका Zn2+ का जरा बताओ सब लोग। Zn2+ क्या कलर होगा या कलरलेस होगा? AR 3D10 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 4s जो में से दो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, 3D10 हो गया, तो आंसर नहीं होगा, नहीं होगा तो कलरलेस, रंगहीन हो जाएगा। कलरलेस मतलब रंगहीन। पीछे बात कर लो बेटा, चाहे समझ लो बातें, नहीं बाद में वीडियो से रिवीजन करना। और क्या, तुम लोग को तो सहारा है कि नहीं? हारे का सहारा वीडियो तुम लोग का है। नोट करो बेटा फटाफट इसको। फिर दूसरा कारण बताते हैं कलर शो करने का, ठीक है? लिसन, सुनो बेटा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर मतलब समझो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल आपके लिए देखो यहाँ पे KMnO4 K2Cr2O7, ये दोनों बेटा आपको पता है ये किस कलर का होता है? जरा बताओ तो लोग। पर्पल कलर ना, पर्पल कलर होता बेटा ना। क्या होता है ये? गुलाबी कलर या बैगनी? पर्पल या वायलेट भी कह सकते हो है बेटा। ये कैसा कलर होता है बेटा? यहाँ पे ऑरेंज कलर होता है। और एक और है आपका क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, येलो कलर। सुनो लिसन बेटा, यहाँ पे ये सारे सर जी कलर क्यों हैं देखना अभी यहाँ पर बेटा। Mn की अगर यहां बात करोगे ऑक्सीडेशन नंबर जरा निकालो तो इसका +7 आने वाला, देख चेक कर लो आप। देखो +1 4 दूनी के 8, 8 में से 1 गया, -7 -7 उधर गया, +7। ध्यान दो यहाँ पे, इसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +7 आएगी। +7 आएगा तो जरा ध्यान दो, Mn7+ का जरा कॉन्फ़िगरेशन करो तो आप। AR 3D0 आने वाला है आपका, देख रहे हो भैया? इसको देखो, इसको यहां बेटा जानते हो क्या आएगा आपका? +6 आने वाला है। सेम हेयर इधर भी कितना होगा बताओ? 2 4 2, हाँ यस, यहां भी +6 आएगा। सर देखो बेटा Mn7+ में AR 3D0, यहां +6, जितने इलेक्ट्रॉन थे 4s1 3d5 गायब कर दिया सब आपने, तो क्या बचा? ये भी AR 3D0। सेम कहानी, ये भी AR 3D0 बचा। सर ये तो 3D0 आपने बताया था, ये तो कलरलेस होते हैं, लेकिन ये कलर बता रहे हैं। तो बेटा ये क्या, क्यों, किस कारण से बता रहे हो बेटा? चार्ज ट्रांसफर। Mn का चार्ज O पे, O का चार्ज कभी इस पे, कभी ऑक्सीडाइज, कभी रिड्यूस होता रहता है बेटा ये। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, कभी यहाँ देता है। इन दोनों बेटा चार्ज ट्रांसफर होता रहता है आपस में, इससे लगे हुए एलिमेंट से, तत्व से बेटा, या फिर कहोगे आप लिगेंड से। इसलिए बेटा ये क्या शो करता है? कलर शो करता है। तो ये रीजन नहीं होगा इसके कलर शो करने का रीजन क्या होगा इसमें बेटा? चार्ज ट्रांसफर, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण से इन सब में कलर रंग आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? सबसे बड़ी बात। और एक लास्ट बात बेटा आपका यहां पर है कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर बेटा मतलब परसेंटेज होता है यहाँ पे सहसंयोजक
गुण, सहसंयोजक गुण। नोट कर लिया इसको सबको भैया, जल्दी करो भाई, अनमेल निकल। अगला बेटा आपका क्या यहां पर है, कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे बेटा कंपाउंड्स में हो बढ़ता जाता है, मैंने क्या कहा, परसेंटेज ऑफ सीसी कोवैलेंट कैरेक्टर सहसंयोजक गुण जितना ज्यादा बेटा बढ़ेगा, रंगहीन से वो क्या होता चला जाएगा, है रंगीन होता चला जाएगा। रंगहीन से यानी कलरलेस से कलर्ड होता चला जाएगा, या यानी डार्क कलर हो जाएगा, है या हल्का कलर से बेटा लाइट कलर से डार्क होता चला जाएगा, ठीक है, यानी रंगहीन से रंगीन होता चला जाएगा, रंगहीन से रंगीन होता चला जाएगा जितना ज्यादा बढ़ेगा। अब रीजन सुनो बेटा, यहाँ पे एग्जांपल आपके पास AgCl है और AgBr है और AgI है, ठीक है। लिसन सर, AgCl ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सुनो इधर ध्यान से, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होता है, इसलिए ये कलर होगा बेटा कलरलेस, या फिर कहेंगे इसको व्हाइट कलर का होता है ये, हाँ व्हाइट कलर का है कलर इसमें बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है। देखो यहाँ Ag सब में देखो सेम है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, बोलो हाँ सर जी। जो Cl है, Br है, I है, ये सब हाइड्रोजन है। Cl का देखो एनायन की साइज बढ़ते समय पे, सुनो ध्यान से, Cl Br I ये साइज बढ़ते समय बेटा क्या होता जानते हो, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो देखो साइज यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ और बड़ा हो गया साइज बढ़ने से, एनायन की साइज बढ़ने से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कटायन की साइज बढ़ने से कोवैलेंट कैरेक्टर घटता है, ये ध्यान रखना। मतलब लिख सकते हो आप लोग कि एनायन की साइज अगर बढ़ेगी, साइज ऑफ एनायन मतलब बेटा ऋणायन की साइज बढ़ेगी तो सर जी सीसी बढ़ जाएगा, और अगर कटायन की साइज अगर बढ़ गई, साइज ऑफ कटायन अगर बढ़ गई तो सीसी घट जाएगी, ये ध्यान रखना, ये कारण थोड़ा सा होता है केमिकल बॉन्डिंग में था ये। तो बेटा देखो ये व्हाइट कलर होगा, यहां देखो Br बड़ा हो गया, साइज बढ़ा तो कलर आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। साइज होता बेटा इसका येलो, इसको कहते हैं पेल येलो, यस मतलब हल्का पीला, इसको कहते हैं बेटा पूरा पीला मतलब डार्क येलो, ये ध्यान रखना, ठीक। नोट कर लो बेटा इस चीज को क्या कहते हैं। इस तरीके से यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा आपका सारे कलर्ड कंपाउंड आप पढ़ लिए। अब बेटा आगे है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाता है, डी ब्लॉक बेटा 2-3 टॉपिक, एलॉय क्यों बनाता है, 2-3 टॉपिक और आपका बचा हुआ है, वो मैं अगले लेक्चर में आपका फिनिश करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, पढ़ते रहो, नोट बनाते रहो बढ़िया तरीके से बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना आप लोग के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।